नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। और आज हमारे साथ हैं राइटर, डायरेक्टर, एक्टर मोहित त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है मोहित जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये जो थिएटर की आपकी जर्नी है वो कहाँ से और कब से शुरू होती है, और कहाँ के आप रहने वाले हैं, किस तरह का आपका फैमिली बैकग्राउंड है? जी, मैं वैसे तो हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी इटावा औरैया, लेकिन मैं पैदा दिल्ली में ही हुआ हूँ। तो मेरी सारी जो स्कूलिंग है, कॉलेज है, वो सब दिल्ली का ही है। मैं खालसा कॉलेज नॉर्थ कैंपस से हूँ। हिंदी ऑनर्स में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था। पर वहीं कॉलेज में ही सेकेंड ईयर से मैंने अपनी कॉलेज की ड्रामा सोसाइटी अंकुर वो ज्वाइन की थी। और उसके साथ साथ ही मुझे समझ में आया कि थिएटर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अपने मेंटल बैलेंस को जानने, समझने और संभालने के लिए। और तभी से मुझे लगता है मेरे को जो सुकून थिएटर में मिलता है वो और मुझे कहीं मिलता ही नहीं है। मैंने इसके अलावा भी बॉम्बे में कुछ फिल्मों में एसोसिएट डायरेक्टर जैसा भी काम किया है, लेकिन थिएटर मुझे जो सुकून देता है वो कोई नहीं देता है। तो तब से लगातार ही मैं थिएटर कर रहा हूँ। 2004 में मैंने रेनेसांस फाउंड किया था, लेकिन हम लोगों ने जो मेजर काम किया वो 2010 से किया। इसके अलावा मैं अरविंद गौड़ के साथ अस्मिता में मैंने 1-2 साल काम किया था। क्षितिज भारती शर्मा जी जो हैं उनके साथ मैंने काम किया। बैरी सर के साथ, बैरी जॉन के साथ वर्कशॉप लिया। हबीब तनवीर, नीरज का भी, इन लोगों के साथ मैंने थोड़ा काम किया है। लेकिन बेसिकली अभी मैं रेनेसांस में एक लंबे समय से एज राइटर, डायरेक्टर एंड समटाइम्स को एक्टर जैसा भी काम कर रहा हूँ। और मुझे लगता है यही मेरा कॉलिंग है और अब इसी में मेरा दिल लगता है। तो सुबह से शाम तक यही काम चलता है। तो जैसे आप कहते हैं कि दिल्ली में ही आप पैदा हुए, कहाँ, किस मोहल्ले में पैदा हुए? आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, करते रहे, और आप लोग कितने भाई बहन हैं? मैं पैदा तो हुआ हूँ दिल्ली में ही, आर.के. पुरम एरिया में। मेरे पेरेंट्स, फादर मेरे दिल्ली पुलिस में थे, अभी वो रिटायर्ड हैं। यूपी में उन्होंने औरैया में अपना घर बनाया तो वो वहाँ रहते हैं। मदर मेरी होम मेकर थी। मेरे एक बड़ी बहन है, एक बड़े भाई हैं। भाई मेरे जो हैं वो भी दिल्ली पुलिस में हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। वो अशोक विहार नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं। सिस्टर मेरी औरैया में ही है, उनकी शादी वहीं हुई थी तो वो वहाँ पर सेटल्ड हैं। फैमिली जो है अभी थोड़ा सा मेरे को लगता है थोड़ी स्कैटर्ड फैमिली है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं जितना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाएँ फुर्सत निकाल के। तो इस तरह से 2 भाई 1 बहन जी। और ख़ुद आपकी अपनी पर्सनल फैमिली लाइबिलिटीज़ क्या हैं? मैं अब मैरिड हूँ। अपनी वाइफ के साथ मैं यहीं मयूर विहार फेज़ 1 में रहता हूँ। और मेरे पेरेंट्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो वो एक लाइबिलिटी मुझे लगता है कि है। बाकी मैं आज़ाद हूँ। लाइफ में जैसे जैसे लोग जुड़ते जाते हैं वैसे वैसे चीज़ें बदलती रहती हैं। तो आपने बताया कि आप मैरिड हैं, किससे शादी की आपने? नीतिका त्रिपाठी मेरी वाइफ हैं। अभी हमारी शादी को 1-1.5 साल हुआ है। वो लखनऊ से हैं। वैसे वो बैंकिंग जॉब में थी, बट साथ में वो थिएटर भी करती थी। तो हम लोगों ने ही इस पैशन को एक दूसरे के अंदर देखा, समझा और डिसाइड किया कि हम लोग साथ में ज़िंदगी बिताएंगे। तो 1-2 साल हो गए शादी के? ऐसा 1.5 साल। जी। अच्छा, तो वापस हम इस पे जाते हैं। आपके कॉलेज में, आपको कौन सा कॉलेज बता रहे हैं? खालसा कॉलेज। खालसा कॉलेज में आपने हिंदी की पढ़ाई पूरी की? जी। क्या किया? हिंदी ऑनर्स। हिंदी ऑनर्स। उसके बाद कुछ आपने एकेडमिक पढ़ाई नहीं की? क्योंकि एक बार थिएटर से जुड़ गया मैं, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा था मैं एमए करूँगा, पीएचडी करूँगा हिंदी में, लेकिन वो थिएटर मुझे इस तरह से अपने साथ बहा ले गया कि फिर कुछ और मेरे को सूझा ही नहीं। तो मैं उसी में रमा रहा। तो ये कौन सा साल था जब से आपने पढ़ाई ख़त्म कर दी और थिएटर को पूरी तरह से लग गए? 1999 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद से मैं कंटिन्यूस थिएटर कर रहा हूँ, दिल्ली बॉम्बे मिला के। दिल्ली में सभी के साथ किया शुरुआत में काम, फिर कुछ टाइम में आई थिंक 7-8 साल 9 साल में बॉम्बे में था, वहाँ भी कुछ लोगों के साथ बहुत मज़ेदार काम किया। उसके बाद मुझे लगा 2010 में कि मुझे शायद बॉम्बे मेरे लिए बहुत ज़्यादा तेज़ था और मैं उतना तेज़ नहीं हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे वापस दिल्ली में ही अपना थिएटर फिर से परस्यू करना चाहिए। तो उसके बाद से मैं वापस आया, तब से मैं लगातार थिएटर कर रहा हूँ और अपने ही
शोज़ कोशिश करता हूँ बनाने की और करने की। तो लेकिन जो शुरुआती आपकी पढ़ाई ऑलमोस्ट पूरी होने के बाद और थिएटर के शुरुआती जो साल, आप मान के चलिए आप कह रहे हैं 99, 2000, 2001, ये 2-3 साल का जो टाइम है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ हो रही थी? कोई ग्रुप पहले से था जिसके साथ आप जुड़ गए और फिर आपने अपने अंदर कौन सी स्ट्रेंथ को ज़ीरो डाउन कर लिया कि हाँ ये वाला मेरा इलाका है, इसी में करूँगा? सर, एक अगर आप थोड़ी मुझे इजाज़त दे तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दरअसल हुआ ये कि मैं कॉलेज में जब था सेकेंड ईयर में, तो मैं किसी वजह से, किसी पर्सनल सिचुएशन की वजह से बहुत स्ट्रेस में था, ऐसा मुझे अब लगता है। तब तो समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। तो बहुत टाइम मैं अपना प्लेग्राउंड में बैठता था, क्लासेस कम करता था। तो मेरे प्रोफेसर थे जावेद मलिक, उस टाइम इंग्लिश के प्रोफेसर थे वहाँ पर। उन्होंने मुझे आकर बोला एक दिन कि तुम इस तरह से ऐसे रहते हुए यहाँ कॉलेज में कुछ करते क्यों नहीं, ऐसे तो तुम्हारे दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि थिएटर ज्वाइन करो, अपनी कॉलेज की ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन करो, तो शायद तुम थोड़ा बेटर फील करोगे। मेरे को कभी नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँगा, थिएटर करूँगा, एक्टिंग सीखूँगा या मेरे को एक्टर बनना है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पर हाँ, मेरी जो मेरा मेंटल स्टेट था उस वक्त, वो बहुत ट्रिकी था, ये मेरे को अब समझ में आता है। और अगर मेरे प्रोफेसर्स नहीं होते अगर कॉलेज में, तो शायद मैं कुछ और ही होता इस वक्त। वो जो मैंने वहाँ पर ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन की, तो वो अपने आप में मेरे लिए बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप रहा। उसने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी, मेंटल स्ट्रेंथ दी, फिजिकल स्ट्रेंथ दी, रिलेशंस को समझना सिखाया। और मैं आज भी जो थिएटर कर रहा हूँ, ये लगातार उतने साल से जो मैं थिएटर कर रहा हूँ, शुरुआत में जब मैं वहाँ से निकला तो मेरे को फिर जावेद सर ने ही बोला कि अब कॉलेज से जा रहे हो तो तुम्हें बाहर भी थिएटर करना होगा, तो कहाँ जाओगे? मैंने कहा सर मैं तो जानता नहीं कुछ, बताइए। तो उन्होंने कहा अस्मिता, उस वक्त दिल्ली में ज़्यादा ग्रुप आई थिंक होंगे भी तो मुझे नहीं पता था, पर एक्ट वन और अस्मिता ये दो ग्रुप मेजर काम कर रहे थे, जिसमें अस्मिता ज़्यादा शोज़ करते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम उनसे मिलो, अरविंद जी से, तो उनके साथ तुम जुड़ो, काम करो। तो मैं सीधा छूटते ही वहीं पर गया, सीधा अस्मिता में ही, और वहाँ मैंने करीब 1.5-2 साल काम किया। और उस पूरे प्रोसेस में मुझे यही समझ में आया कि ये जो काम है, ये जो थिएटर और रंगमंच से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ये बहुत दिमाग को सुकून देती हैं। और मुझे लगता था मुझे उसकी बहुत ज़रूरत थी उस वक्त। अगर मैं ये नहीं करता तो शायद मैं किसी और ही जोन में होता। इसने मुझे बहुत मेंटल स्ट्रेंथ दिया। उसके बाद लगातार फिर वहाँ से भारती शर्मा जी के साथ और बैरी जॉन ने बहुत गाइडेंस दिया मुझे लाइफ में, बहुत मेजर, उनको मैं अपना पार्ट मानता हूँ। हबीब साहब, हबीब तनवीर, इन सब लोगों से मेरे को तो यही समझ में आया कि आप ज़िंदगी में चाहे जो भी करो, आपका दिमागी संतुलन वो बना रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब भी मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ अपने काम में उसको समझने की और ठीक करने की। जैसे मेरे काम में वो चीज़ें बैलेंस होती हैं, माइंड में अपने आप बैलेंस हो जाता है। और ये लगातार चल रहा है। आज भी कोई मुझसे अगर पूछता है कि तुम क्यों कर रहे हो थिएटर, तो मेरे को सिर्फ यही समझ में आता है कि मैं अपना सैनिटी बचाए रखने के लिए, अपने माइंड को थोड़ा बैलेंस रखने के लिए कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। मुझे इससे ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं। जैसे कि आपने कहा कि जावेद मलिक को आपने इस तरह याद किया, वो क्या था वो ज़माना जब आपको लग रहा था कि मतलब शायद वो ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट पूरा होने को था आपका, सेकेंड ईयर, तो क्या उलझनें थीं जिसमें फिर जावेद जी की किसी सलाह ने आपके लिए काम किया? वो तो खैर जावेद जी नहीं होते, कोई और होता। आपको तो शायद लगता है कि सिर्फ कोई एक मोटिवेटर, एक दिशा दिखाने वाले की ज़रूरत। क्या प्रॉब्लम, मैंने क्या इशू, क्या चल रहा था? मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है ये बताना, लेकिन मेरे फादर मेरे लिए बहुत मेजर मोटिवेटर रहे हैं लाइफ में। और मैं उनको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह देखता था। वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे जहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस उनके जॉब से रिलेटेड ही हुए, और मुझे उस वक्त ये रियलाइज़ हुआ शायद कि लाइफ जो है वो बहुत ही मोमेंटरी है। एक पॉइंट पर चीज़ें जैसी आपको दिखती हैं, हो सकता है वो वैसी हो ना, कुछ और ही दिख रहा हो आपको, जबकि असलियत शायद कुछ और हो। और उस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब था।
मैं सुबह घर से निकल जाता था और मैं सड़कों पे घूमता था, कॉलेज में जाता था तो ग्राउंड में बैठा रहता था पूरे दिन। कॉलेज बंद होता था तो मुझे वो गेट कीपर निकाल देते थे, तो मैं फिर वहीं नॉर्थ कैंपस में घूमता रहता था जब तक कि मैं उस स्टेट में ना आ जाऊँ जहाँ पर कहीं जाने को बचे ही ना, तो मैं घर जाता था वापस। और ऐसा बहुत लंबे समय तक चला और मेरा वो डिस्टर्बिंग फील या बिहेवियर जो भी था, आई थिंक वही लोगों ने रजिस्टर किया और आई थिंक उन्होंने मुझे सही गाइडेंस देने के पर्पज़ से ही या मुझे शायद बचाने के पर्पज़ से ही उन्होंने ये बात मुझे बोली होगी, क्योंकि अगर वो नहीं बोलते उस वक्त तो चीज़ें बहुत बहुत गलत हो सकती थी, ऐसा मुझे लगता है। और ये तब था जबकि आपने शेयर नहीं किया था जावेद साहब से? नहीं, कुछ नहीं बताया मैंने। तो भी क्या लगा होगा आपके हिसाब से, अब जब आप रेट्रोस्पेक्टिव में सोचें कि क्या लगा होगा जावेद साहब को कि जो सिर्फ ये कि आपकी कुछ अनकोऑर्डिनेटेड सी, अनरीजनेबल सी दिनचर्या जी, मेरा बिहेवियर, आई थिंक मेरा बिहेवियर उनको थोड़ा अलग लगा। मैं बहुत ही लोनर था, बहुत लॉस्ट था। मैं अगर कहीं बैठा हूँ और आंखें खुली भी हैं तो मुझे कुछ दिखता नहीं था, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता था। मेरा मेंटल स्टेट बहुत ही अलग लेवल पर शायद फंक्शन कर रहा था कि मैं होकर भी शायद मौजूद नहीं था वहाँ पर। और क्योंकि ये लोग तो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, इन्होंने शायद वो चीज़ ऑब्जर्व की होगी मेरे बिहेवियर में, जो शायद उनको मजबूर की होगी कि वो आकर मुझसे बात करें। मतलब हर इंसान उस पॉइंट पर मौजूद था, आसपास बहुत सारे लोग थे, सब लोग बहुत मेरे को दिखते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर शायद सन्नाटा इतना ज़ोर से था कि मेरे को कुछ भी रियलाइज़ नहीं होता था। और आई थिंक वही उन्होंने नोटिस किया होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो खालसा कॉलेज की थिएटर सोसाइटी में वो फिर पहला आपका जी एक तरह से जी ग्रेजुएशन के तीसरे साल में अगर कहा जाए, हाँ, ऑलमोस्ट सेकंड थर्ड ईयर। तो आप गए वहाँ जी, तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ पर फिर उन्होंने ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, उन्होंने जाकर के जो हमारे उस टाइम के प्रेसिडेंट थे ड्रामा सोसाइटी के, कुलजीत, उनको बोला कि देखो भाई ये लड़का है, इसको कुछ मत कहना, ये बस आकर के यहाँ बैठेगा जब तक भी तुम रिहर्सल करो। वो लोग छत पर रिहर्सल करते थे कॉलेज के बाद भी, टाइम ख़त्म होने के बाद भी। तो जावेद सर ने मुझे ये बोला कि तू यहाँ बैठेगा, फिर तुझे गार्ड निकाल देगा, तू सड़क पे घूमेगा, इससे अच्छा है तू जा करके ड्रामा सोसाइटी की रिहर्सल होती है छत पर, वहाँ बैठ जा, थोड़ी देर वहाँ बैठ सकता है तू। उन्होंने जिस भी रीज़न से बोला होगा, और जाकर उन्होंने वो कुलजीत को भी ये बोला कि आके बैठेगा, कुछ करेगा नहीं, बस इसे बैठे रहने देना। और आई थिंक उसी पॉइंट पर बैठते उनको रिहर्स करते देखकर ऐसे मुझे अचानक से पता नहीं क्यों ऐसा फील होने लगा जैसे ये लाइफ जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ है। और जो भी मेरे डिस्टर्बेंस थे, जो भी मेरी कॉम्प्लिकेशंस थी दिमाग में, वो थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता था, अपने आप ही गायब हो जाती थी शायद दिमाग से। तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा वहाँ बैठकर। मैं फिर अपनी मर्ज़ी से जाकर वहाँ बैठने लगा। एक दिन ये लोग किसी प्ले की रिहर्सल कर रहे थे किसी कॉलेज में फेस्टिवल के लिए, तो उसमें एक एक्टर बाई चांस एब्सेंट था, नहीं आया। तो कुलजीत ने बोला कि तू आता है बैठता है यहाँ पर, एक एंट्री ले ले, खाली बैठा है। मैंने कहा अच्छा भाई, हाँ मैं ले लेता हूँ एंट्री। तो उसने कहा जाना है तेरे को, वहाँ जाकर उनको बोलना है कि आपकी चम्मच है और बोल के वापस आ जाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ये बोलता हूँ, आसान है, बचपन में बहुत किया है। तो मैं गया और जाकर के मैंने उनको बोला ये आपकी चम्मच है, दी, और मैं वापस आया। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगा जैसे मैं उतनी देर के लिए कोई और ही था, मैं था ही नहीं। और जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अरे लाइफ बदल सकती है सेकेंड्स में, आपके सारे कॉम्प्लिकेशंस गायब हो सकते हैं, आपकी सारी सैडनेस गायब हो सकती है 2 सेकंड में। फिर वहाँ से मुझे लगा यही है जो मेरे को करना है। मैं इस कॉम्प्लिकेशन, इस डिफ़िकल्टी के साथ नहीं रहना चाहता जो मैं झेल रहा हूँ इस वक्त। इससे अच्छा होगा कि मैं एक ऐसा काम करूँ जो मुझे हर तरह की परेशानी से आज़ाद भी करे और दूसरे कैरेक्टर्स, दूसरी सिचुएशंस, दूसरी स्टोरीज़ की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताए भी। वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम होगा। उस दिन से फिर मैंने सोच लिया था कि मुझे थिएटर करना है, चाहे जो भी हो। मैंने और कुछ सोचा ही नहीं उसके बाद। एक दूसरा सवाल फिर वहाँ से उठता है, घर से उठता होगा कि भाई अब तो भाई तेरा कॉलेज पूरा हो गया, तो कुछ कर। तो फिर भी ये सवाल तो आएगा कि भाई अब तो पढ़ाई पूरी हो गई, या फिर आगे क्या पढ़ेगा, या ये सब शुरू हो गया था घर में? जी हो गया था। तो मैंने कॉलेज तक तो बताया ही नहीं किसी को मैं क्या कर रहा हूँ। जब कॉलेज ख़त्म हुआ उसके बाद भी मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सब लोग बहुत स्ट्रिक्ट थे उस मामले में। नौकरी ही करनी है, सरकारी नौकरी ही करनी है, कि सब सरकारी नौकरी में थे। तो मैंने शुरुआत में तो अस्मिता ज्वाइन किया, मैंने 2-4-6 महीने बताया ही नहीं कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ। बस मैंने बोल रखा था कि किसी चीज़ की एक्स्ट्रा क्लासेस में कर रहा हूँ
पढ़ाई से रिलेटेड ही, और वो लोग एक पॉइंट पर शायद मान भी गए थे इस बात को। पर फिर पता नहीं कहाँ से उनको ये बात उड़ती उड़ती पता चली कि मैं झूठ बोलकर थिएटर कर रहा हूँ। और इस बात से घर में बहुत कोहराम मचा, बहुत परेशानियाँ हुई लोगों को, सभी ने बहुत समझाया, सुनाया, बताया। पर पता नहीं क्यों मैं शायद ज़िद्दी था या ज़िद्दी हो गया था, पहले नहीं रहा हूँगा, थिएटर करते करते ज़िद्दी हो गया शायद। मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो अब यही करना है, अब जो भी है ऐसा ही है, मैं ये छोड़ नहीं सकता। तो खैर बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद एक बात ये निकली, पता नहीं किस झोंक में, कि किसी ने बोला कि ठीक है तुमको अगर ये करना है तो तुम फिर यहाँ नहीं रहोगे, और मैंने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है, मुझे आज़ादी मिलेगी, मैं अपनी आज़ादी से काम कर पाऊँगा, जिसका मेरे को बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरे को लगा शायद एक तरह से वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही था। एक तरह से उन्होंने मुझे काम करने की अनुमति ही दे दी कि तुम कर ही लो, फिर जो तुम्हें करना है अपने मन से ही कर लो, जाओ। फिर उसके बाद मैंने घर छोड़ दिया, मैं निकल आया घर से। थिएटर के कुछ दोस्त लोग थे जो लक्ष्मी नगर में रहते थे। किस साल में? ये है 2001 स्टार्ट की बात होगी। और मैं घर छोड़ के यहीं पर लक्ष्मी नगर में दोस्तों के साथ रहने लगा। कुछ लोग रूम लेकर रहते थे, उनके साथ रहता था, जैसे तैसे गुजारा होता था। कभी कभार रेडियो के लिए कुछ मैं रिकॉर्ड करता था, एड्स वगैरह, तो उससे कुछ छोटा मोटा पैसा मिलता था। खर्चे ज़्यादा थे नहीं, खाने का खर्चा था, थोड़ा बहुत रेंट का जो मिला करके करते थे वो था, तो गुजारा हो जाता था। दोस्त लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। जब कुछ नहीं होता था तो लोग होते थे जो आपको खाना भी खिला देते थे, घर पे रख भी लेते थे। पर काम क्योंकि मैं इतना जुनून से कर रहा था, इतने मज़े में कर रहा था कि आई थिंक सभी लोग इंक्लूडिंग मी बहुत बहुत पॉजिटिव थे उस माहौल में। सभी को बहुत अच्छा फील हो रहा था, मुझे भी। तो कभी ऐसा सवाल आया नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ उससे कुछ होगा कि नहीं हो, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था मुझे करना क्या है। मेरे को तो बस ये पता था कि जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है। कभी फ्यूचर मैंने उस तरह से सोचा ही नहीं था। और आई थिंक उसी तरह से करते एक पॉइंट के बाद फिर मेरे घर वालों ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। एक पॉइंट पर ऐसा हुआ कि उस टाइम पर मोबाइल्स नहीं होते थे, लैंडलाइन ही सब कुछ, मैंने फ़ोन करना बंद कर दिया घर पर। तो मेरे फादर लोगों से पूछते जो कभी मंडी हाउस नहीं गए, लोगों से पूछते कि भाई हमारा लड़का थिएटर करता है, थिएटर वाले कहाँ मिलते होंगे। वो मंडी हाउस SRC के बाहर मिले मुझे करीब 1.5-2 साल बाद। और मैं ऐसे ही जा रहा था रिहर्सल के लिए, उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई। मैंने मुड़कर देखा तो पापा खड़े थे स्कूटर पे अपने चेतक। मैंने कहा ये यहाँ आ भी कैसे सकते हैं, इनको पता भी कैसे है इस जगह के बारे में। बोले हम पूछते ढूंढते तुमको यहाँ तक आए, और हम यही कहने आए कि तुमको जो करना है करो, जहाँ रहना है रहो, जैसे रहना है रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर फ़ोन ज़रूर करते रहा करो। ये जो घर छोड़ने का फैसला था वो किसी, चाहे माँ के साथ या भाई के साथ, किसी को कॉन्फिडेंस में लेके छोड़ा गया था, या फिर बस छोड़ देना है और एक किसी कहिए कि एक ऐसे हाइटेंड मोमेंट पर छोड़ दिया? हाइटेंड मोमेंट में ही था जब मेरे को लगा कि ठीक है मेरे को नहीं रहना है, और मैंने अपने ही भरोसे पर छोड़ दिया था कि चलो कुछ तो होगा ही, कितना ही बुरा हो सकता होगा। और मेरे को भरोसा था, जो भी मेरे आसपास उस वक्त लोग थे जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, थिएटर कर रहे थे, कहीं उन लोगों का भी सपोर्ट था, तो इसलिए भी शायद मैंने वो डिसीजन ले लिया, बहुत ईजीली ले लिया। जबकि मैंने उससे पहले कभी अपने घर से बाहर अलग अकेले रहने का सोचा भी नहीं था। हमारी फैमिली बहुत ही कनेक्टेड फैमिली है, आज भी है, थी। कभी ऐसा दिमाग में ही नहीं आया कि मैं छोड़कर कहीं और रहूँगा जा कर के। लेकिन उस मोमेंट में ऐसा था कि बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत कुछ कहा जा रहा था, मैं भी एक पॉइंट पर बहुत बोल रहा था। फिर मुझे लगा इसका सल्यूशन यही है, इस बात का कोई एंड नहीं है। ये जो हो रही थी बातें कि जब अभी आपके सामने कोई भविष्य की सुरक्षा का कोई मैप प्लान नहीं है जी, और परिवार भी जो सुझाव दे रहा है या जो उम्मीदें रख रहा है उस पर आप अमल कर नहीं रहे हैं, तो मुद्दा सबसे ज़्यादा किसकी तरफ से, माँ की तरफ से, पिता की तरफ से, भाई, मैंने किसकी तरफ से आ रहा था, और उसको उसमें बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाल पाए और आखिरकार छोड़ने का ही, तब जबकि आपके पास कोई
पूंजी दोनों ही अर्थों में, मतलब एक पूंजी जो कि आपको सर्वाइवल के लिए चाय के पैसे देने की पूंजी होती है, और दूसरी आपकी अपनी जो इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव कैपिटल, वो भी तो कुछ आपके पास थी नहीं अगर देखा जाए। तो आप ऐसे अनिश्चय के माहौल में आप क्यों निकल पड़े? मतलब कोई एक सेंटर तो नहीं था, मुझे लगता है सभी लोग एक थॉट पर थे कि ये गलत है, और मैं एक थॉट पर था कि मुझे यही करना है। आई थिंक वो पॉइंट सिर्फ इतना ही था, और मैं बजाय रिटेलिएट करने के या बहस करने के, मैंने उस मोमेंट में अचानक से ये थॉट लिया कि मुझे, उस टाइम मैंने ये सोचा भी नहीं कि मेरे पास कुछ है कि नहीं है, पर ये मुझे ज़रूर पता था कि मुझे अगर लाइफ अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से, अपने चॉइस से जीनी है तो उसके लिए कहीं तो सुना होगा शायद रिस्क लेना पड़ता है। तो वो एक मोमेंट था जब मैंने सिर्फ यही सोचा कि मैं वो करूँगा जो मैं चाहता हूँ। शायद मैं ज़िद्दी बहुत था, वो भी एक रीज़न है। तो जब मैंने घर छोड़ा उस वक्त एकमात्र ही मेरा जो सपोर्ट था वो मैं था खुद, और जो मैं करना चाहता था, मेरा पैशन, वो मेरे को सपोर्ट कर रहा था। और मेरे कुछ थिएटर के ही दोस्त थे जो उतने ही पैशनेट थे। हम लोग साथ में ही रिहर्स करते थे, सब कुछ टाइम स्पेंड करते थे। तो 2-3-4 लोग, अब तो खैर कुछ लोग बॉम्बे चले गए हैं, कुछ लोग शायद हिमाचल में थे, वो वहीं पर थिएटर कर रहे हैं। तो वो ये आई थिंक मेजर सपोर्ट था जिसकी वजह से मैंने वो डिसीजन ले लिया। तो आपने तो खुद ही बताया कि 2-3 साल बाद फिर पापा ढूंढते ढांढते खैर पहुंचे, लेकिन ये 2-3 साल जो गुजरे, क्योंकि अब तो न तो घर की वो उलझनें थी, होंगी ज़रूर, वो दिमाग के पीछे होती हैं, लेकिन सामने तो आपके पास पूरे घड़ी के 24 घंटे हैं। तो ये 24 घंटे सिर्फ ऐसी ही कुछ एक हवा में टटोलते हुए गुजर रहे थे, क्या दिशा कुछ मिल गई थी कि हाँ इस साल ये कर लिया, अगले साल ये करेंगे, और उस काम से भी एक अंदर से एक मोटिवेशन आ रहा था? ये जो 2-3 साल गुजरे वो कैसे गुजरे? ये 2-3 साल में शुरुआत में तो मेरे को यही समझने में टाइम लगा कि थिएटर एग्जैक्टली है क्या। मतलब हमने कॉलेज में जो किया था वो तो इसलिए किया था कि अच्छा लगता था, कभी ये नहीं सोचा था आगे भी कुछ हो सकता होगा। और जब बाहर निकले, थिएटर के बारे में जाना, तब पहली बार मैंने मंडी हाउस, कॉफ़ी भी पीते थे जी, मैंने तब पहली बार मंडी हाउस के बारे में सुना। मैं उससे पहले कभी मंडी हाउस गया ही नहीं था। मंडी हाउस पहुंचा तो देखा बहुत सारे ऐसे थिएटर ग्रुप्स हैं जो काम करते हैं। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में पता चला। उस टाइम पर बैंडिट क्वीन रिलीज़ हुई थी नई, और मैं बहुत इंस्पायर्ड था उस फिल्म से भी और उसके एक्टर्स से भी, खासकर मनोज बाजपेयी, निर्मल पांडे, ये सब लोग बहुत इंस्पायर करते थे। तो उन्हीं के थ्रू मेरे को कभी ऐसे एनएसडी के बारे में भी पता चला, तो सोचा चलो कुछ साल थिएटर करके फिर एनएसडी में अप्लाई करेंगे, एनएसडी ज्वाइन करेंगे। वो एक कहीं शायद एम रहा होगा। मैंने किया भी, 3 साल ट्राई किया एनएसडी के लिए, बट वर्कशॉप तक जाने के बाद फिर एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन कहीं वो थिएटर ही अपने आप में इतना बड़ा मोटिवेशन देता था कि मैंने कभी वापस लौटने का या छोड़ने का थॉट आया ही नहीं दिमाग में। बल्कि जब भी मेरे को कभी बहुत मेजर टेंशन वाले दिन होते थे या बहुत लो पीरियड होता था, मेरा टाइम होता था, तो थिएटर ही था, काम ही था, रिहर्सल्स ही थी जो मुझे वापस उस मूड से बचाता था और मोटिवेट करता था आगे काम करने के लिए। तो इन 2-3 वर्षों में क्या नाटक किए? 2-3 वर्षों में मैंने अस्मिता के साथ तो गुड पर्सन ऑफ शेजवान, जिसका इनका था कानपुर की औरत भली रामकली, उसमें एक मेन कैरेक्टर था राजू सक्सेना का, वो किया था। गिरीश कर्नाड का प्ले था रक कल्याण, उसमें सोवीदेव का कैरेक्टर मुझे मिल गया था। वो भी बाय चांस ही मिल गया, मुझे प्रॉक्सी करने के लिए बोला गया और धीरे धीरे पता चला कि मेन एक्टर्स बिजी हो गए, नहीं आ पा रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट उन्होंने कहा तुम ही करो। बहुत सडन था वो भी। उसके अलावा ययाति किया था, पगला घोड़ा, और इसी तरह के कुछ और प्लेस मेरे को भी एग्जैक्ट, कोर्ट मार्शल, ये सब प्लेस, सबसे उदास कविता, लोक बाग, ये सारे प्लेस किए थे उस टाइम पर जो अस्मिता के पॉपुलर प्लेस थे। इस तरह से मुझे ऐसा लगा अब तक की कहानी में कि अस्मिता ही, मतलब आपके अपने कॉलेज के बाद, अपने कॉलेज वाले एक्सपीरियंस को तो आप बहुत ज़्यादा अब उतना नहीं गिनेंगे, बेशक उसका बहुत अच्छा रोल, बहुत अच्छा वक्त है उसमें, लेकिन थिएटर की रियल ट्रेनिंग
हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जिसे कहा जाए वो आपकी फिर अस्मिता के साथ ही शुरू हुई। तो एक तरह से कहा जाए कि मोहित त्रिपाठी के लिए जो मेन वर्कशॉप या मेन प्लेइंग फील्ड थी वो अस्मिता की थी। हाँ, मतलब जो इनिशियल लर्निंग है, बेसिक लर्निंग है अबाउट थिएटर, अबाउट टेक्निक, और आई थिंक मोर देन टेक्निक इट्स अबाउट कमिटमेंट एंड डेडिकेशन जो मेरे को वहाँ से मिलता है, हार्ड वर्क। वो एक इनिशियल ट्रेनिंग आई थिंक सभी के लिए ज़रूरी होती है, वो मेरे लिए भी ज़रूरी थी, और वो अस्मिता ने मुझे बहुत बहुत स्ट्रांगली दी कि आप कैसे अपने पैशन को बहुत एक्टिव होकर के और पॉजिटिव होकर के आप हार्ड वर्क के साथ अचीव कर सकते हैं। तो हाँ, मेरा मेन जो वर्कशॉप था शुरुआत का वो अस्मिता था 2 साल। उसके बाद फिर भारती शर्मा, और भारती शर्मा के बाद बैरी जॉन। मेरे को लगता है बैरी जॉन जो है वो एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करते हैं मेरी ट्रेनिंग में, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से क्रिएटिव आइडियाज़ और आर्ट को लेकर जिस तरह की चीज़ें मेरे दिमाग में डाली या मेरे लिए खोली, वो अपने आप में बहुत बड़ी लर्निंग थी। बैरी जॉन और हबीब साहब के साथ जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत समय बिताया था, ये मेरे लिए एज आर्टिस्ट बहुत ही ज़रूरी शायद लर्निंग रही। और इन लोगों ने जिस तरह की चीज़ें बताई वो शायद बहुत रेयर लोग बताते हैं, या रेयर लोग उस तरह की बातों में इंडल्ज करते हैं स्टूडेंट्स को, स्पेशली बैरी, क्योंकि बैरी इज़ ऑल अबाउट आर्ट विद लाइफ। तो वो जितना आर्ट के बारे में बात करते हैं वो उतना आपकी पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं, आपके पास्ट के बारे में चीज़ें खंगालते हैं। अननोइंगली वो आपको आपके अपने आप से मिलवाते हैं, कॉन्टेम्पलेट करने के लिए आपको पुश करते हैं। तो हाँ, मेनली अस्मिता, बैरी, हबीब साहब, भारती शर्मा, और फिर बॉम्बे में नीरज काबी के साथ मैंने 1 महीना काम किया था। उन्होंने भी बहुत सारा ट्रेनिंग दिया फिज़िकल थिएटर को लेकर के खास करके। तो इस तरह अगर देखें अस्मिता, भारती, बैरी तक कौन सा साल आ गया? 2004 तक आई थिंक ये सारी चीज़ें हुई थी, जिसमें से 1.5 साल, पौने 2 साल शायद अस्मिता था। फिर क्षितिज भारती शर्मा के साथ काम करते करते ही मैं बैरी के साथ वर्कशॉप कर रहा था, तो वो एक ही साथ हुआ। तो आई थिंक 2004 तक रहा होगा ये पूरा टाइम, जिसमें ये सारी चीज़ें, और उसी के बीच में हबीब साहब के साथ 2 महीना मैंने जो बिताया वो भी उसी में इंक्लूडेड था। तो 2004 तक। और जब पापा मिले, और जाहिर है कि उन्होंने कहा होगा कि भाई उन्होंने कहा ही फ़ोन ऑन कर लिया करो, वो सब, फिर आप घर वापस गए? नहीं, मैं घर नहीं गया, क्योंकि तब तक मेरे को आदत लग चुकी थी अपने हिसाब से जीने की, और एक आज़ादी मिल चुकी थी, नई आज़ादी बहुत प्यारी थी। मैं नहीं चाहता था कि फिर से उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो मैं घर नहीं गया। लेकिन मैंने छुट्टियों में, जैसे दिवाली, होली, किसी वीकेंड सुबह जाकर शाम को आ जाना, वैसा किया। फिर मैं ये था कि मैं हर दूसरे दिन, तीसरे दिन फ़ोन करता था लैंडलाइन पे, और किसी छुट्टी वाले दिन महीने 2 महीने में चले जाता था थोड़ी देर के लिए। कहाँ पर रहते थे? मेरा घर था अशोक विहार, नॉर्थ दिल्ली में। अच्छा, तो इस तरह से ये जो 4-5 साल के ये गुजरे, दिल्ली में ही गुजरे, अभी तक तो आप मुंबई गए नहीं मेरा ख्याल है इस पीरियड में। तो लेकिन ये भी तो सवाल उठता है कि बेशक कितने भी कम खर्चे हों, लेकिन 2 पैसे कमाने का मुद्दा तो उठता ही है। वो क्या, उस कमाई का क्या हाल था? तो क्षितिज ने मुझे इस मामले में बहुत हेल्प किया। क्षितिज जो था वो रिपेट्री था, और उन्होंने मुझे एक बेसिक इनिशियल अमाउंट देना शुरू किया था आई थिंक 2002 से ही, जो मेरे अपने ख़र्चे के लिए काफ़ी था। और हम लोग 3-4 लोग मिलकर रहते थे, तो मिल बांट करके वो ख़र्चा निकलता था। बट जो बेसिक फाइनेंशियल हेल्प थी वो क्षितिज से हुई मुझे। इन्होंने मुझे शुरुआत से ही एक पे रोल पे रख लिया था, और वो धीरे धीरे बढ़ता रहा, हर 6 महीना साल में वो बढ़ जाता था। तो उससे काफ़ी हेल्प हुई। और मैं कुछ इधर उधर रिकॉर्डिंग्स और रेडियो और कुछ काम कर लेता था, उससे भी थोड़ा बहुत पैसा आ जाता था। मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा थे नहीं। इस तरह मेनली कहा जाए तो एक्टिंग ही चल रही थी ना। फिर ये डायरेक्शन, राइटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप का कैसे सिलसिला शुरू हुआ? डायरेक्शन का तो ऐसा हुआ कि क्षितिज में ही मुझे
सबसे पहले तो अस्मिता में नुक्कड़ नाटक शुरू हो गए थे, नुक्कड़ नाटक करने शुरू कर दिए थे हम लोगों ने। तो वहाँ पर ये होता था कि कौन सी स्क्रिप्ट्स, कैसी स्क्रिप्ट्स, नए नए NGOs नए नए तरीके के आइडियाज़ लेकर आते थे। तो हम 4-5 स्टूडेंट्स को ही अरविंद जी ने बोल दिया था कि स्क्रिप्ट लिखो। तो हम लोग जो भी, क्योंकि लिटरेचर के स्टूडेंट थे, तो हम लोगों ने मिलकर जो भी थोड़ा बहुत समझा जाना, नुक्कड़ की स्क्रिप्ट हमने वहाँ पर लिखनी शुरू कर दी थी, बहुत ही बेसिक लेवल पे। तो वो आइडिया था कि अच्छा स्क्रिप्टिंग कैसे होती होगी। और क्षितिज ने मुझे पहला चांस दिया जब उन्होंने कहा कि तुम चाहो तो एक प्ले डायरेक्ट कर सकते हो। जब मेरे को क्षितिज में हो गया, आई थिंक 1.5-2 साल हो गए थे, मैंने तुम चाहो तो एक प्ले डायरेक्ट कर सकते हो। तो उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता था महेश कुंचवार का प्ले रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, जो मैंने इंग्लिश में पढ़ा था। और शिल्पा मेरे साथ ही काम करती थी क्षितिज में, वो भी, उनको भी वो प्ले बहुत पसंद था। तो हम दोनों ने मिलकर सोचा इसका ट्रांसलेशन करते हैं, जिसमें शिल्पा एक्ट भी कर रही थी। तो उसका ट्रांसलेशन हम दोनों ने ही किया। आई थिंक महीने भर के अंदर वो पूरा ट्रांसलेशन चला था। हमने रिफ्लेक्शन के नाम से किया, बट हिंदी में किया। और उसका पहला जो शो हुआ था वो यहीं स्टूडियो में ही हुआ था। तो कुछ बड़े थिएटर के सीनियर टीचर्स वगैरह आए थे देखने के लिए, उन्होंने बहुत तारीफ़ की। और जब उन्होंने तारीफ़ की, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, जैसे तैसे जो भी दोस्तों के साथ मिलकर किया, पर जब उन्होंने अप्रिशिएट किया तो फिर हमको LTG में उसका एक शो मिला था। ये बात होगी आई थिंक 2003-4 की ही होगी। तब LTG में हमने इसका एक शो किया था, जब मुश्ताक का उस वक्त SRC के डायरेक्टर होते थे, वो देखने आए थे, उन्होंने भी वो प्ले किया हुआ था। तो जब शो देखकर वो बाहर निकले तो उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की, अच्छा बोला, अप्रिशिएट किया। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि इतने सीनियर टीचर डायरेक्टर होकर के वो एक स्टूडेंट का प्रोडक्शन देखने आए, उन्होंने अप्रिशिएट किया उसको। तो वहाँ से आई थिंक बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो मुझे लगा कि हाँ, शायद मैं लिख भी सकता हूँ, शायद मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। मुझे, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था मुझे एक्टिंग करनी है, ना ही मेरा बॉलीवुड कभी ड्रीम था। मेरे को तो, मैंने शुरू ही इसलिए किया था क्योंकि मेरे को सैनिटी बचानी थी, और वही करते करते मुझे लगता है और चीज़ें ऐड होती चली गई, मज़ा बहुत आता था। तो वहाँ से फिर आई थिंक डायरेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ। वो पहला प्ले था जो मैंने प्रोफेशनली ऑडिटोरियम में किया था। जब रिफ्लेक्शन हो गया उसके बाद मैं बॉम्बे चला गया, बॉम्बे शिफ्ट हो गया वहाँ जी। तो बॉम्बे भी मतलब वैसा ही था कि फिल्म मेकिंग सीखने का बड़ा मन था, फिल्म मेकिंग जानने का बड़ा मन था। मेरी जो फर्स्ट वाइफ शिल्पा शुक्ला जो थी, उनके साथ अब डिवोर्स्ड है, बट उस टाइम पर हम लोग साथ में ही बॉम्बे जाने का प्लान कर रहे थे। तो ये था कि उसके पेरेंट्स ने बोला कि हम ऐसे नहीं जाने दे सकते, तो हमने तय कि हम शादी कर लेते हैं, फिर चले जाएंगे, सपोर्ट रहेगा। तो हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ पर मैंने रेड आइस करके एक प्रोडक्शन था, उनके साथ एज असिस्टेंट काम किया। आलू चाट, कुशल प्रसाद का बुक रिलीज़ नहीं हुई, उसमें एज असिस्टेंट डायरेक्टर मैं काम कर रहा था। फिल्म मेकिंग सीखने का मन था। वो करते करते मेरे एक दोस्त थे अमित सियाल, जो अब बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने मेरे को मिलवाया था। एक प्रोड्यूसर थी पांचाली, जो उस वक्त एक फ़िल्म बना रही थी कॉफिन मेकर, जिसमें रणदीप हुड्डा, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, बेंजामिन गिलानी, ये सब लोग थे। और वीना बख्शी उसकी डायरेक्टर थी। उसको नेशनल अवार्ड मिला है फॉर रीजनल लैंग्वेज, ये कोंकणी। जी जी, कोंकणी इंग्लिश वही थी। तो उसमें मेरे को वीना बख्शी ने एसोसिएट डायरेक्टर रख लिया, और मुझे भी लालच हुआ कि इतने बड़े बड़े लोग, इतने महारथी लोग होंगे सेट पर, तो और सीखने को मिलेगा। तो मैंने वो फिल्म में एज एसोसिएट काम किया, और वही स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड काम, रिहर्सल से रिलेटेड काम, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैनेज करनी होती थी, शूट रन करना। वो करते करते बड़ा मज़ा है। फिल्म मेकिंग एक अलग ही चैलेंज था, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और वही करते करते मुझे फिर से एक क्षितिज से ही ऑफ़र आया था कि आप 2 प्ले को मर्ज करके एक स्क्रिप्ट बनाएं। तो खजुराहो का शिल्पी शंकर शेष और इब्सन का व्हेन वी डेड अवेकन, उन दोनों को मिक्स करके एक प्ले बनाया था, मास्टरपीस, विच इज़ अ स्टोरी ऑफ अ स्ट्रगलर पेंटर। तो वो उसके शोज़ फिर यहाँ पर हुए दिल्ली में, SRC में। वहाँ से फिर मैंने सोच लिया था कि मेरे को यही करना है। फिर मैंने छोड़ दिया बॉम्बे में। वहाँ से आई थिंक मैं 2008-9 तक वहाँ पर एक्टिव था बॉम्बे में। उसके बाद 9 के बाद मैं थोड़ा डावाडोल था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कॉन्टेम्पलेट कर रहा था। तभी ये डाइवोर्स वगैरह का बात? जी, उसके बाद ही। ये भी रीज़न हो सकता है कि वापस आ? नहीं, रीज़न यही था कि मुझे थिएटर करना था वापस, और अपने हिसाब से करना था। बॉम्बे में अपने हिसाब से करना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए।
और मुझे वही कि बहुत फास्ट पेस्ड लाइफ है, मैं उस तरह से काम नहीं कर पाता। ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उतना फास्ट पेस्ड इंसान हूँ नहीं, मैं बहुत ही लेड बैक आलसी इंसान हूँ, तो मैं उसी हिसाब से काम भी कर पाता हूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस आकर के थिएटर, अपना ही ग्रुप जो 2004 में हमने रजिस्टर किया था, उसको दोबारा से रिवाइव करूँगा। किस नाम से? रेनेसांस। अच्छा। जी। तो मैं वापस आया, वापस आकर के मैंने फिर से शोज़ करने शुरू किए, रेनेसांस को रिवाइव करने का प्लान बनाया, जिसमें भारती शर्मा ने बहुत हेल्प की मुझे एज मोटिवेटर, एज गाइड, उन्होंने बहुत गाइड किया। और आई थिंक 2011 में मैंने वेटिंग फॉर गॉडो से शुरू किया। फर्स्ट जो हमारा प्रोडक्शन था रेनेसांस में वो वेटिंग फॉर गॉडो था, कृष्ण बलदेव वैद ने उसका ट्रांसलेशन किया हुआ है। वो हमने पहला प्ले किया था इसी छत पे, तभी हॉल नहीं था, ये छत थी, तो उस छत पर हमने करीब 25 लोगों के लिए वो शो किया था। बहुत अच्छा हुआ था, बहुत मज़ा आया था। फिर हमने गेटी शिमला में, एपिसेंटर, फिर बहुत सारे एरियाज़ में हमने उसको परफॉर्मेंस किया। वहाँ से तो फिर सिलसिला चलता ही रहा। फिर तो मुझे लगा कि अब मुझे शायद पता चल गया कि मुझे लाइफ में क्या करना है, और रेनेसांस अपने आप ही आई थिंक उस मामले में काफ़ी केपेबल था कि वो काम करवाता रहे मुझसे। आज भी करवा रहा है, मैं खुद कर नहीं रहा हूँ, बट रेनेसांस कुछ ना कुछ तरीके से कुछ ना कुछ करके ऐसी चीज़ें बना लेता है कि मुझे इन्वॉल्व होना ही पड़ता है उसमें। कोई ना कोई नया आइडिया, कोई ना कोई नई स्क्रिप्ट, कोई ना कोई नया इम्प्रोवाइजेशन, कोई ना कोई नया सीन ऐसा आ जाता है जिसमें मन करता है कि अच्छा इस पर एक कहानी कही जाए। ऑडिटोरियम्स बुक करना, ये सब करना फिर बड़ा मुश्किल था मेरे लिए फाइनेंशियली, बट क्योंकि मैं वर्कशॉप्स भी कर रहा था तो कहीं ना कहीं से कुछ कुछ पैसे आ जाते थे, तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस, तो मैं पैसे लगा देता था ऑडिटोरियम में कि ठीक है कुछ आएगा नहीं, कोई बात नहीं, कम से कम प्ले तो होगा, लोग देख तो पाएंगे, जो लोग कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली तो करके देखेंगे। और वही सिस्टम अब तक चल रहा है। मैं शोज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी आप सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकली करके देखना बहुत ज़रूरी है, और टिकट से कोई फ़ायदा नहीं होता लेकिन नुकसान भी नहीं होता। तो मैं उस मामले में काफ़ी क्लियर हूँ। जो भी आता है मेरा वहाँ से मैं वापस ऑडिटोरियम बुक करा करके एक नए शो के लिए तैयारी कर लेता हूँ, और तब से लगातार चल रहा है। तब से हमने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। हर साल हम कुछ रिपीट शोज़, कुछ नए शोज़, कुल मिलाकर के 10, 12, 15 शोज़ कर ही लेते हैं। टीम बहुत अच्छी मिली है मुझे। आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास इतने अच्छे एक्टर्स और इतनी अच्छी टीम है कि वो हर तरह के काम के लिए तैयार रहते हैं, कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। दे आर रेडी फॉर एनी चैलेंज, चाहे कुछ भी आप उनकी तरफ थ्रो करिए। जो आप कह रहे हैं टीम अच्छी मिली है, इसका मतलब कोई एक फिक्स टीम भी है? नहीं, फिक्स टीम नहीं है, पर लोग आते हैं वर्कशॉप करने के लिए। कुछ लोग वर्कशॉप करते हैं चले जाते हैं, कुछ लोग वर्कशॉप करते हैं उनका मन लग जाता है, और फिर वो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की। ऐसे भी लोग हैं जो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए आते हैं, लेकिन फिर करते करते उनको 5 साल हो गए यहाँ पर काम करते करते। मैंने रोका नहीं है किसी को, बट वो जाते नहीं हैं, उनको मन लगता है, अच्छा लगता है। तो जितने भी पुराने लोग हो जाते हैं वो एक तरह की फिक्स टीम हो जाती है, जिसमें से मैक्सिमम लोग 3 साल, 4 साल, 5 साल रुक जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 1 साल, 2 साल करके चले जाते हैं, बट जितने भी पुराने लोग हैं वो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। ऐसे 10-12 लोग हैं जो इतने साल से यहाँ पर हैं, तो आई थिंक वही फिक्स टीम है। तो अगर हम इसको फिक्स माने, भले वो 10-12 ही हैं, तो उनके जीवन का आधार थिएटर से कमाया हुआ पैसा ही है, ये मैं समझना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं जो फ्रीलांस काम करते हैं बाहर कमाने के लिए, कुछ लोग हैं जो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, कुछ लोग हैं जो कॉल सेंटर में भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनको फैमिली भी सपोर्ट करती है। तो आई थिंक मिक्स्ड है सभी का। कुछ लोग जैसे बाहर जो रामलीला होती है या नुक्कड़ नाटक होते हैं या इस तरह के जो फ्रीलांस काम होते हैं जिसमें पैसे मिलते हैं, तो वो सीजनल काम करते हैं और पैसे निकाल लेते हैं जस्ट टू स्पेंड इन देयर पैशन, कि वो अपने पैशन को परस्यू कर पाएँ, हर तरह से उसको जी पाएँ। उतनी आमदनी लोग कर लेते हैं। और मेरा भी फंडा यही है कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आपके शौक़ बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप एक सिंपल लाइफ जीने के आदी हैं, तो फिर कोई भी चीज़ करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। दिक्कत तब आती है जब आपके शौक़ बड़े हो जाएं, आप लैविश लाइफ जीना चाहें, आपके डिज़ायर्स इतने ज़्यादा हो जाएं कि आप छोटा फील करने लगे उनके आगे, फिर दिक्कत होती है, नहीं तो नहीं होती। अब देखिएगा कि करीब हम लोग जब 2024 में बात कर रहे हैं, तो
ऐसे ही कोई 24 साल का वक्त हो गया, मतलब जिसमें शुरू के 2-3 साल थोड़े इधर उधर भटकते हुए, और लेकिन 20 साल तो प्रैक्टिकली मानिए आपको इस फील्ड में हो गए। तो अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो आपके लिखे हुए, डायरेक्ट किए हुए, अभिनीत नाटकों की संख्या कितनी है और कितने को आप पहले ही याद करना चाहेंगे? ये बड़ा टफ काम है मेरे लिए, पर मैंने अभी, आप बोल रहे हैं कोई 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, फादर के शो से पहले मैंने सोचा एक दिन ऐसी रात को बैठ के नीतिका के साथ कि यार हमने कितने प्लेज अभी तक किए होंगे, कोई आइडिया है? तो गिनने बैठे हम। तो अभी तक अगर मैं काउंट करूँ तो मैंने करीब 19 नाटक डायरेक्ट किए हैं, जिसमें जो ओरिजिनल फील वाले नाटक हैं वो हैं रोमियो जूलियट, क्योंकि उसको हमने हिंदी में, हरियाणवी में अडाप्ट किया था, पूरी तरह से चेंज कर दिया था उसको, सारा टेक्स्ट। और मैंने जो शेक्सपियर की राइटिंग थी उससे ट्रांसलेट किया इसको, वो भी इम्प्रोवाइजेशंस रखते हुए। रोमियो जूली बहुत ही अमेजिंग, मैं भी बच्चा अपने आप में पूरा ओरिजिनल प्ले है, सारे एक्टर्स इकट्ठे हुए थे, आई थिंक 10-15 एक्टर्स थे, बहुत पुरानी बात है। उन सब ने मिल करके वो पूरा इम्प्रोवाइजेशन शुरू किया था। मैं गाइड करते रहता था सीन्स के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, वो लोग उसको इम्प्रोवाइज़ करते थे, उसमें मसाला ऐड करते थे। वो पूरी तरह से एक ओरिजिनल प्ले था, जो बहुत ही बड़ा रीज़न रहा है मेरे इस पूरे करियर में आगे बढ़ने के लिए। मुझे लगा अगर मैं भी बच्चन जैसी चीज़ बन सकती है तो फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि वो प्ले जैसा बनेगा, पर करते करते बन गया। अभी पीछे हमने डांस, जिमी डांस, ये सब बॉलीवुड इंस्पायर्ड प्लेज हैं, जो मेरा बड़ा मन करता है कि मैं लोगों को बजाय टेंशन देने के, स्ट्रेस देने के, थोड़ा मस्ती दूं, एंटरटेनमेंट दूं, थोड़ा कॉमेडी दूं। तो मैं उसी पर ज़्यादा काम करता हूँ। काफका का ट्रायल मैंने पूरा ट्रांसलेट किया था नॉवल, उस पर हमने के टाइटल से एक पूरा प्ले बनाया था, जो जिसका एक ही शो हुआ। एक शो इसलिए हुआ क्योंकि शायद एक्टर्स उतने मैच्योर नहीं थे, शायद हमारी समझ उतनी मैच्योर नहीं थी कि सब लोग उसको उस तरह से कंसीव कर पाते। शो बहुत सुंदर बना था, डिज़ाइन बहुत ही अमेजिंग हुआ था, ट्रांसलेशन बहुत अच्छा था, बट कहीं हम एक्टिंग में थोड़ा सा मात खा गए, इसलिए मैंने उसको फिर छेड़ा नहीं। मैंने कहा जब थोड़ा सा और समझ बढ़ेगी तो करेंगे। बेकेट के दोनों प्ले, एंड गेम, वेटिंग फॉर गॉडो मेरे फेवरेट प्लेज हैं, मैं हमेशा बार बार उनको करते रहता हूँ। फ्लोरेंस जेलर का प्ले, जिसके हमने राइट्स खरीदे हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए, 2 साल के हमारे पास राइट्स थे, जो अब ख़त्म हो जाएगा जून में, आई गेस, फिर से रिन्यू करवाएंगे। वो मेरा अब तक का बहुत ही फेवरेट प्ले, क्योंकि वो बहुत रेलिवेंट है लाइफ से। लाइफ में जितने भी लोग पेरेंट्स के साथ रहते हैं या ओल्डर पेरेंट्स हैं जिनके, वो बहुत रिलेट करते हैं उस पूरे सिनेरियो से, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ओल्ड एज प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स बेसिकली, अल्जाइमर, उसके बारे में बहुत ही इमोशनल ड्रामा है, बहुत ही अमेजिंग लगता है मुझे। वो है वतन, गिरीश कर्नाड, रक्त कल्याण, ये सब बहुत ही हमें। अंधा युग अश्वत्थामा जब किया था तो वो ऐसा लगता था जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं, किसी और ही जगह पर आप जी रहे हैं। वो ऐसा लगता था जैसे आप उसी एरा में हैं, आप वही लाइफ जी रहे हैं। ये सब बहुत बहुत अमेजिंग तरीके से काम करते हैं। बीच में हमने एक ऐसे इम्प्रोवाइज़ किया था दूबे जी करके, तो इट्स अबाउट एन ओल्ड एज होम जहाँ पर सब लोग रह रहे हैं। उनके बीच में से एक इंसान जो बहुत ही खुश है उस जगह पर भी, अचानक से उसकी डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ से लोग किस तरह से रिलेट करते हैं और अपनी डेथ के बारे में सोचते हैं और अपने पास्ट को कॉन्टेम्पलेट करते हैं, अपने गुड और बैड को एनालाइज करते हैं, और इवेंचुअली एक बर्थडे सेलिब्रेशन तक जाते हैं उस इंसान के जो अब है नहीं। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये भी एडेप्टेशन है, ये इम्प्रोवाइज्ड है। ऐसे ही आइडिया था तो मैंने इम्प्रोवाइज करवा करके एक 1.25 घंटे का एक, इसके 2 ही शोज हुए यहीं पर, ये बाहर नहीं गया, हमने स्टूडियो में ही किए थे, पर वो भी बहुत इंटरेस्टिंग प्ले था। ऐसे और बहुत सारे प्लेज हैं, मतलब वुमन अलोन, रोशोमन अवतार सानी ने हमारे लिए डायरेक्ट किया था। उनके पास स्क्रिप्ट थी रोशोमन की, मेरा बड़ा मन था रोशोमन करने का। मैं ढूंढ रहा था कि मैं कहीं से कुछ मिले तो मैं उसको ट्रांसलेट करूँ, या तो अवतार सानी तब थे वहीं पर, उन्होंने कहा मेरे पास स्क्रिप्ट है, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो उन्होंने हमारे लिए वो प्ले डायरेक्ट किया था, जिसके शोज़ पारादीप उड़ीसा में भी हुए, फेस्टिवल में यहाँ पर हुआ, SNA का फेस्टिवल था, मेघदूत में ओपन एयर में किया हमने वो शो। बहुत ही अमेजिंग मैजिकल एक्सपीरियंस था वो। ओपन एयर में रोशोमन करने का कुछ अलग ही फील था। मुराकामी की एक स्टोरी हमने अडेप्ट की थी शिनागावा के नाम से। इट्स अबाउट अ मंकी जो होटल में एज
वेटर काम कर रहा है और वो इंसानों की तरह बोल भी पाता है और वो कैसे ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात कर रहा है, उस बारे में बहुत ही सुंदर स्टोरी है वो भी। तो यही कुछ प्लेज हैं जो हमने अभी तक किए हैं। 19-20 प्लेज अभी तक के जो मेजर प्लेज हैं वो ये हैं। अब आप हमको ये बताइए, ये जो डायरेक्शन है, मतलब नाटक का निर्देशन, जाहिर है कि आप तो कोई उस दिशा में ना तो कभी कोई सपना देख के चले थे और ना कोई आपके आसपास कोई निर्देशक था जिसको देख के उस वैसा बनना है ऐसा कुछ सोचा था। वो तो शायद इत्तेफाकन क्षितिज की बात आप कर रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसा हुआ। ये नाटक का निर्देशन आपने कैसा पाया? ये है क्या, होता क्या चीज़ है? मतलब नाटक का निर्देशक कैसे बनता है? जो कि मोहित त्रिपाठी जो बने तो जाहिर है कि निर्देशन कर रहे हैं, आज की तारीख में एक बड़ा ग्रुप चला रहे हैं, कई नाटकों को लिख रहे हैं उनको। ये नाटक का निर्देशक ये क्या चीज़ है? मुझे लगता है हर इंसान जो कहानी सुनना चाहता है, कहानी कहना चाहता है, और बचपन में दादा दादी नाना नानी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर जिसने कहानियाँ सुनी हैं या कहानियाँ पढ़ी हैं, जिसको थोड़ा सा भी कहानियों का शौक़ है, वो अपने आप में एक थिएटर का डायरेक्टर है। क्योंकि आपके विजुअल, आपके इमेजिनेशन में जो विजुअल्स बनते हैं कहानी पढ़ते हुए, एग्जैक्टली वही डायरेक्शन है। आपको वो विजुअल स्टेज पर क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा वो सोचना पड़ता है। तो जो भी आप पढ़ते वक्त इमेजिन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, वो ऑलरेडी एक पिक्चर है आपके दिमाग में। मेरे दिमाग में तो बचपन से था। जैसे बचपन में जब क्लास बदलती थी, नई किताबें आती थी, तो मैं कोई किताब नहीं पढ़ता था सिवाय हिंदी स्टोरी बुक और इंग्लिश स्टोरी बुक के। मैं 2 दिन में वो ख़त्म कर देता था, बाकी कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करता था। तो टीचर्स भी मेरे को हमेशा स्टोरीज़ के लिए, जैसे स्कूल में नहीं आपको क्लास में पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो स्टोरीज़ के लिए मेरे को खड़ा करते थे और बोलते थे कि तुम जब पढ़ते हो ऐसा लगता है हम सच में वो होता हुआ देख रहे हैं। तो मेरे को भी वो फील होता था, क्योंकि मेरे को भी दिमाग में वो विजुअल बनने लगते थे बचपन से ही। तो मुझे लगता है कहीं वो एक फ्लेयर तो हमेशा से था। उसको टेक्निकली कैसे करना है वो आई थिंक इतने साल जो मैंने थिएटर किया, लोगों के साथ अलग अलग प्लेस में काम किया, उससे वो टेक्निकलिटीज समझ में आई मुझे। तो कहीं ना कहीं एक स्टोरी टेलर तो सबके अंदर है। उस स्टोरी को आपको कैसे कहना है लोगों के लिए, वो मीडियम अलग हो सकता है, उस मीडियम की टेक्निकलिटीज अलग हो सकती हैं। फिल्म मेकिंग का अलग टेक्निकलिटी है, स्टेज का अलग है, वो बस समझने की ज़रूरत है। अदरवाइज डायरेक्शन इज़ नॉट दैट टफ। तो ये अपने ही संदर्भ में, अपने ही अनुभव से बताइए कि कौन से वाले नाटक में निर्देशन करते हुए एक निर्देशक की भूमिका में आपने चरण दर चरण उसको अचीव किया, कैसे कैसे किया होगा? मतलब एक अब आपको भी लगा कि हाँ, अब ये मेरे लिए एक किया जा सकने वाला काम है, अब इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रातों की नींद नहीं हराम होगी, ज़्यादा पजलिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा, नाउ आई एम एंजॉइंग डूइंग दिस। इसका बताइए कैसे करते हैं, स्टेप वाइज बताइए। जैसे शुरुआत ही यहाँ से होती है कि अगर कोई थॉट या आइडिया पर बेस्ड चीज़ है, तो पहले तो वो एक 1 लाइनर आइडिया होता है कि 4 लोग बैठकर किसी जगह पर शायद ऐसा कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ये एक बेसिक आइडिया है। मैं उसको कोशिश करता हूँ क्लास में, वर्कशॉप के टाइम पर लोगों के साथ इम्प्रोवाइज करने की। उस एक 1 लाइनर थॉट से, आइडिया से एक सीन क्रिएट करने की कोशिश होती है पहली। जब वो सीन इम्प्रोवाइज हो जाता है तो फिर मैं उसके आगे और पीछे के लिंक्स ढूंढने शुरू करता हूँ वाइल इम्प्रोवाइजिंग। आगे का सीन क्या है, पीछे का सीन क्या है, इसका एंड का सीन क्या है, इसका मिड का सीन क्या है, इसका कॉन्फ्लिक्ट क्या है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट में उस तरह से पॉइंटर्स में आ जाती हैं। इम्प्रोवाइज प्ले तो फिर सीन दर सीन इम्प्रोवाइज करते करते, उसको काटते छांटते एडिट करते करते इवेंचुअली स्टेज पर ही बन जाता है। जब बात आती है टेक्स्ट की, जब रिटन टेक्स्ट है, जैसे है वदन या ट्रायल, काफका सबसे चैलेंजिंग था, क्योंकि एक तो वो काफका है, एब्सर्ड है, उसको समझना, रिलेट करना ही अपने आप में एक ट्रिकी काम है। दूसरा, मैंने इंग्लिश में पढ़ा था, क्योंकि हिंदी में मेरे को ट्रांसलेशन शायद मिला ही नहीं उसका। इंग्लिश में पढ़ा था तो उसको अब ट्रांसलेट करना, ये भी एक बड़ा काम था। पहले तो लोगों को कन्विंस करना कि एक प्ले है जो हो सकता है, जो बनाया जा सके, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें, मेरे को ये कहानी अपनी लगती है, मेरे को ये कहानी कहने का मन है। सबसे पहले तो वही ज़रूरी है कि आपको कहानी अपनी लगे, आपको वो रिलेटेबल लगे, आप चाहें कि वो कहानी आगे जाए। अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो फिर सीधा हिसाब है कि आप टेक्स्ट समझें, टेक्स्ट में से जो विजुअल पार्ट है वो अलग करें,
जो टॉकी पार्ट है, डायलॉग पार्ट है, वो अलग करें, जो हमने किया इवेंचुअली। सारा विजुअल एक तरफ और सारे डायलॉग्स एक तरफ करके उसको ट्रांसलेट करना शुरू किया। जब वो ट्रांसलेशन में आ गया उसके बाद फिर हम वही फ्लोर पर स्क्रिप्ट के साथ उसको विजुअलाइज करना। काफका इसलिए क्योंकि काफका एब्सर्ड था, उसकी कोई रियलिटी फिक्स्ड है नहीं, आप जैसी रियलिटी इमेजिन कर लेंगे वो उसकी रियलिटी है। तो मैंने बहुत ही मिनिमल सेटअप के साथ, बहुत ही मिनिमल सेट प्रॉपर्टीज़ के साथ, एक्टर्स को मेनली हर तरह से यूज़ करते हुए फिजिकल उसको डिज़ाइन किया था। तो हर एक सीन में ऐसा लगता था अच्छा ये ऐसे हो सकता है, दूसरे दिन लगता था नहीं इसका एक और तरीका हो सकता है। तो हमने बहुत बार उसको ट्रायल एरर करते करते एक विजुअल अचीव किया। और फिर एक एक सीन पर चलते चलते मैं कभी भी ऐसे नहीं कर पाता कि अच्छा चलो ये पूरी स्क्रिप्ट है। मेरे को लगता है अभी भी उसमें गुंजाइश है, कुछ काटा जा सकता है, कुछ ऐड किया जा सकता है। तो मैं हमेशा सीरीज़ में चलता हूँ कि एक सीन ऐसा है तो दूसरा सीन ऐसा है तो तीसरा सीन ऐसा है, बिल्डअप कैसा बन रहा है, विजुअल में कहानी आगे कैसे जा रही है, कैसे विजुअल और उसको हेल्प कर रहे हैं टू प्रोजेक्ट, टू से व्हाटएवर दे वांट टू से, और इवेंचुअली एंड तक उसका क्लाइमैक्स में क्या फील बनना चाहिए ऑडियंस के लिए। जैसे काफका जो है वो अगर आप वैसे पढ़ें तो बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत सीरियस चीज़ लगती है, बट जब मैंने उसको इंटरप्रेट किया अपने हिसाब से वो बहुत फ़नी था, एब्सर्ड फ़नी था वो। तो उसको थोड़ा चार्ली चैपलिनिश फील और थोड़ा ब्लैक एंड वाइट एरा वाला फील, उस तरह का एक टोन दिया था। हमने ज़्यादा कलर यूज़ ही नहीं किया उसमें, पूरा ब्लैक एंड वाइट, कॉस्ट्यूम से लेकर प्रॉपर्टी सेट और लाइट भी हमने वैसा सा ही रखा, थोड़ा शेड्स में, ग्रे के शेड्स में। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका बना था। और इवेंचुअली जब विजुअल में वो तैयार हो जाए फिर टेक्निकल पार्ट के आप लाइट कैसे करेंगे, कॉस्ट्यूम क्या होगा, उसमें फिर सारी टीम ही लग जाती है। डायरेक्टर का काम आई थिंक वहाँ ख़त्म हो जाता है जहाँ पर वो पूरा विजुअल क्रिएट कर देता है। फिर उसको एक्सरसाइज करना, रोज़ प्रैक्टिस करना, उसमें और चीज़ें एनहांस करना, लाइटिंग से, साउंड से, कॉस्ट्यूम से, प्रॉपर्टीज से, वो चीज़ें फिर आगे चलती ही रहती हैं, उसका कोई एंड नहीं है। जब तक आप बोल ना दो कि एंड, तो लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं उसमें। आई थिंक वही है कि अगर आप विजुअली देख पा रहे हैं कहानी को और आपको वो कहानी पसंद है, आपको वो मोटिवेट करती है, फिर ज़्यादा पंगा नहीं है। फिर आप एक स्टेप बाय स्टेप भी चलें, अगर उसको विजुअलाइज करने से लेकर स्टेज पर क्रिएट करने तक, चीज़ें अपने आप बैलेंस आ जाती हैं, अपने आप ही उस बैलेंस पर पहुंच जाती हैं। अब हम करीब करीब आखिर में पहुँचे हैं। हमको ये बताइए कि अगर ऐसे देखा जाए एकेडमिक पढ़ाई या पढ़ाई की दुनिया में एक कॉन्टीन्यूअस किसी चीज़ को अचीव करना, कि आपके इर्द गिर्द पढ़ने वाले लोग हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, चलो भाई ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन, अब पीएचडी कर रहे हैं, एकेडमिक्स ये वो, उससे तो आप बिल्कुल बाहर निकल गए अपने ग्रेजुएशन करने के बाद। उसके बाद की आपने अपनी पढ़ाई को कैसे डिज़ाइन किया? मुझे शौक़ तो खैर हमेशा से, जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे को स्टोरीज़ बहुत फैसिनेट करती थी हमेशा से, मुझे लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था। और इसीलिए मैं जब स्कूल कॉलेज में भी था, इसीलिए मैंने हिंदी ऑनर्स किया शायद, क्योंकि लिटरेचर से कनेक्टेड है। स्कूल में भी मैं लिटरेचर पहले पढ़ता था, बाद में कुछ और। मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, पासिंग मार्क्स ही आते थे मेरे, मैं कभी बहुत बड़ा ऐसे पढ़ाकू इंसान रहा नहीं। लेकिन ये समझ में आ गया था मुझे कि कहानियाँ जो हैं वो बहुत कुछ कहती हैं लाइफ के बारे में। जो चीज़ें आप जी नहीं सकते, वो कहानियाँ आपको ऑलमोस्ट ऐसा फील देती हैं कि आपने जिया है उसे। जैसे मनोहर श्याम जोशी की अभी आप बात कर रहे थे ना, कसब पढ़ता हूँ जब, हरकुलिस पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है ये मेरी ही बात हो रही है। या उदय प्रकाश तिरिच पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है ये मेरी ही बात हो रही है। मेरे को सब कुछ बहुत रिलेटेबल लगता है, ऐसा लगता है सब अपना है। वो फैसिनेशन हमेशा से है मेरा लिटरेचर के साथ। और मैंने कभी भी फोर्स के साथ कुछ पढ़ा नहीं, मैंने हमेशा चॉइस से पढ़ा। तो कहीं ना कहीं वो लिटरेचर का ही फील था कि धीरे धीरे शेक्सपियर से इंट्रोडक्शन हुआ, काफका से इंट्रोडक्शन हुआ, बेके से इंट्रोडक्शन हुआ, आज के टाइम में मुराकामी या और इसी तरह के जो राइटर्स हैं वो सब पढ़ते पढ़ते कहीं एक ऐसा इंटरेस्ट बन गया कि अब मैं ये नहीं चूज़ करता कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं। मेरे सामने जो आ जाता है मैं पढ़ लेता हूँ, और इसलिए पढ़ लेता हूँ कि कहीं ना कहीं वो भी मुझे एक बेटर ह्यूमन बनने में हेल्प ही करेगा। तो उस चक्कर में मैंने फ़िलॉसफी बहुत पढ़ ली, एक पॉइंट पर मैं हिस्ट्री बहुत पढ़ रहा था, ऐसी रैंडम, कभी सोचा नहीं इसके बारे में। एक टाइम पर मैं फ़िल्म मेकिंग के बारे में बहुत पढ़ रहा था,
एलियंस के बारे में, साइंस फिक्शंस के बारे में, ये सब बहुत बहुत ही अलग तरीके से चीज़ों को देखना शुरू कर दिया था। एस्ट्रोनॉमी के बारे में, स्पेस के बारे में। अब मेरे को लगता है मैं जो भी जानता हूँ बहुत कम है। और ये लाइफ बहुत छोटी है सब कुछ जानने के लिए, पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप किताबों के थ्रू या लोगों के एक्सपीरियंस के थ्रू, बातों के थ्रू आप जान सकते हो, उतना बेटर है। तो मैं अब ज़्यादातर टाइम मेरा जो जाता है वो या तो लोगों से बातें करने में जाता है, उनके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करने में जाता है। कभी उनके एक्सपीरियंस मैं सुनता हूँ, कभी मेरे एक्सपीरियंस वो सुनते हैं, या फिर मैं कुछ पढ़ रहा होता हूँ, कुछ कभी डिटेक्टिव स्टोरीज़, कभी कॉमेडी, कभी फार्स, कभी फिक्शन, कभी नॉन फिक्शन, कुछ भी जो मुझे जब मिल जाए। और ऐसा भी नहीं कि मैं फोर्स करता हूँ पढ़ने के लिए अपने आप को, ये एक इंटरेस्ट की बात है। मुझे लगता है मैं कोई भी किताब कहीं से भी खोल के पढ़ लेता हूँ, और जहाँ से मुझे लगता है कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है, फिर मैं कोशिश करता हूँ उसको पूरा पढ़ने की। नहीं तो मैं एक बार को तो थोड़ा बहुत कहीं से भी एक ग्लिम्स ले ही लेता हूँ कि क्या कह रहा है वो, क्या कहना चाहता है वो। और आई थिंक कॉलेज में जो मेरे प्रोफेसर्स थे उन्होंने बहुत इम्पैक्ट डाला है मेरे पूरे इस सिनेरियो पर, क्योंकि वो लोग बहुत ही इंटेलिजेंट स्कॉलर लोग थे और उन्होंने वो हैबिट को और इन्हांस ही किया। जैसे मेरी एक प्रोफेसर थी, नाम उनका था आशा, वो मुझे पढ़ाती थी नाटक, हिंदी नाटक और जर्नलिज्म, और इसके बारे में था एक पूरा सब्जेक्ट। तो उन्होंने मेरे को नाटक पढ़ने की आदत डाली। उन्होंने बोला कि अच्छा चलो आज हम एक नाटक कॉलेज में क्लास में पढ़ेंगे। तो सब लोग अपना अपना पार्ट उन्होंने बता दिया, ये पढ़ के आना। मैंने भी पढ़ के आ गया था। तो जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया उनको लगा कि ये बहुत काफ़ी सधा हुआ बंदा है, इसने शायद पहले पढ़ा है, जबकि मैंने पहले नाटक कभी पढ़ा नहीं था। तो उन्होंने वो पूरा नाटक फिर मुझसे ही पढ़वाया। और जब मैं हर कैरेक्टर में स्विच करके पढ़ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि उसके बाद मैंने कभी नाटक से कन्नी काटी नहीं। एक पॉइंट पर मैं कॉलेज में क्लासेस से कम लाइब्रेरी में ज़्यादा रहता था, और लाइब्रेरी में मतलब नाटक ही पढ़ता रहता था मैं। उस टाइम पर बहुत सारे नाटक पढ़े। तो आई थिंक वो भी एक फाउंडेशन था जिसने आज तक मेरे को रीडिंग के लिए, किताबों के लिए क्यूरियस रखा है। आई थिंक वो क्यूरियोसिटी अभी तक बरकरार है जो चीज़ें जानने में हेल्प करती है। अब तो देखिएगा मोहित जी के आपके पास अपना एक सेटअप है, एक कहिए कि कंपनी है या एक ग्रुप है जो दोनों ही अर्थों में आपको संतोष देता है। एक तो ये कि आपकी घर गृहस्थी कैसे चलेगी, इससे चलती है। दूसरे जो आपका क्रिएटिव पैशन है वो इससे पूरा होता है। लेकिन हर रोज़ जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो इन दोनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा मतलब ऊपर पहले नंबर पर मन में चुनौती या ड्राइव पैदा करती है? क्या सिर्फ इसलिए स्टूडियो का दरवाज़ा खोला जाए क्योंकि महीने के आखिर में कुछ पैसे आएंगे? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि मेरे को तो सुबह उठते ही पहली चीज़ जो ड्राइव करती है वो कॉफ़ी है। मुझे कुछ नहीं सोचता सिवाय कॉफ़ी है। और रेनेसांस जो है ये ना तो कोई कंपनी है, ना ये कोई बिजनेस मॉड्यूल है, ना ही ये पैसे कमाने का ज़रिया है। ये एक प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से, जो मुझे भी और जो भी लोग यहाँ आते हैं टाइम स्पेंड करते हैं उनको भी एक लेवल पर मेंटल पीस देता है। वो मेंटल पीस रोज़ एक्सपीरियंस करना, ख़ासकर आज के टाइम में जब चीज़ें इतनी एक्सट्रीम पर जा रही हैं, इतना सारा स्ट्रेस लोगों के लाइफ में है, मुझे लगता है एक ऐसी जगह मैंने किसी तरह से शायद बना ली है जहाँ पर कुछ लोग आकर के थोड़ी देर के लिए थोड़ा पीसफुल फील करते हैं, और वही मुझे मोटिवेट करता है रोज़ उठ कर के आने के लिए। मैंने कभी अपने काम से छुट्टी नहीं की, चाहे रेनेसांस था तब भी और चाहे नहीं था, कहीं और काम कर रहा था, किसी और के साथ काम कर रहा था तब भी मैंने कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं की, सिर्फ इसलिए क्योंकि रोज़ मुझे मन करता है ये सब करने का। मेरे को इस काम को रोज़ एक्सपीरियंस करने का मन करता है। कहीं ना कहीं ये मेरे सिस्टम में इतना अच्छे से जुड़ चुका है कि अब मुझे इसको चलाना नहीं पड़ता। ये ड्राइव अपने आप ही मुझे कंटिन्यूस काम के मोड में रखती है, जो मुझे लगता है एक ब्लेसिंग है मेरे लिए। मैं इसको किसी और तरीके से देख ही नहीं पाता। मुझे लगता है ये लाइफ है, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो शायद मैं लाइफ ही नहीं जी रहा हूँ, ऐसा फील आता है मुझे। आप देखिएगा कि दिल्ली के थिएटर में हम लोगों को कुछ नाम ऐसे चमकते हुए मिलते हैं, चमकते ना भी कहिए कि वो बार बार दोहराए जाते हैं। एक दौर में आपको शीला भाटिया, राजेंद्र नाथ, इस तरह के नाम आपको देखने को मिलते हैं जिनके नामों पे लोग प्ले देखते थे।
अब वो पूरी जनरेशन बदल गई, उनमें से जाहिर है कि कुछ रिटायर हो गए, कुछ नहीं रहे। अब पिछले 20 वर्षों से आप दिल्ली के थिएटर सीन में हैं। आपको लगता है कि मतलब ये कभी मन में ये बात आती है कि जिस तरह आपके कंट्रीब्यूशन की चर्चा होनी चाहिए, आपके काम को नोटिस किया जाना चाहिए, अंडरलाइन किया जाना चाहिए, उसमें कहीं कोई कमी है? नहीं सर, मैंने कभी इस तरह से देखा नहीं, सोचा नहीं। मैं इतना ज़्यादा इनग्रॉस्ड हूँ काम में सुबह से शाम तक कि मुझे कभी इस तरह के थॉट्स आते नहीं हैं। मैं कभी इस तरफ सोच नहीं पाता। और जहाँ तक बात है मेरे काम को समझने, अप्रिशिएट करने की, बहुत सारे लोग हैं दिल्ली में, आउट ऑफ दिल्ली भी, जो काम पसंद करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। आई थिंक उसी वजह से मैं अभी तक कर भी रहा हूँ। अगर कभी मुझे ऐसा लगता कि अरे लोगों को ये चीज़ पसंद ही नहीं है तो शायद मैं कर भी ना रहा होता। और ये भी एक रीज़न है कि मैंने हमेशा ये सोचा है, माना है कि आप जो चाहते हो करना, वो करना ज़रूरी है। कितने लोग उसे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं या नहीं करते हैं, सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो मैटर नहीं करता। क्योंकि जब आप उसको पसंद कर रहे हो, आपको वो एक सुख दे रहा है, तो आपके जैसे 10 लोग तो और होंगे जो उसको देख करके खुश फील करेंगे। जैसे महेश वशिष्ठ एक बहुत सीनियर थिएटर के आर्टिस्ट हैं, NSD के ही स्टूडेंट थे शायद वो भी। वो गुड़गांव में अपना एक ग्रुप चलाते हैं। मैं भी बच्चन का शो किया था गुड़गांव ओपन एयर में, वो देखने आए थे और मैं उनको जानता भी नहीं था। किसी के थ्रू शायद मैंने 1-2 बार नाम सुना होगा। जब उन्होंने मैं भी बच्चन देखा ओपन एयर में और शो के बाद वो मुझसे मिले, ही वॉज ऑलमोस्ट इनटू टीयर्स। और वो इतने खुश थे कि मुझे और किसी के अप्रिसिएशन की ज़रूरत ही नहीं लगी। मुझे लगा ये एक इंसान है जो इस चीज़ को इतना फील कर रहा है। सेम थिंग हैपन विद फादर। जब फादर का त्रिवेणी में शो हुआ, कश्मीर का एक कपल था जो रिटायर्ड हैं अब, उनकी वाइफ जो है वो स्पीति में पढ़ाती हैं बच्चों को। वो मुझे बंगाली मार्केट में मिली शो के बाद। वो भी ऑलमोस्ट रो रही थी और जिस तरह से वो चीज़ को अप्रिशिएट कर रही थी, मेरे को हमेशा लगता है कि आपके जैसे और 10 लोग तो हैं। तो अगर आप अपने सुकून के लिए काम कर रहे हो तो उससे और 10 लोगों को सुकून मिलता ही है। फिर वहाँ पर मुझे वो थॉट आने बंद हो जाते हैं कि कोई मेरे काम को सपोर्ट कर रहा है या अप्रिशिएट कर रहा है या आगे पुश कर रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि आप और आप जैसे और 10 लोग उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। तो ठीक है, ये भी तो हम लोग यहाँ दर्ज करें कि ये जो परसों आपका प्ले हुआ, मैं भी बच्चन, मेरे लिए तो वही हमारे और आपके बीच में एक तरह से ब्रिज का काम कर रहा है। तो अच्छा है कि ये प्ले मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए अच्छा है कि आप आए, आपने देखा। हमको बताइए फिर भी कि इस प्ले को देखने का एक्सपीरियंस तो मेरा है, लेकिन करने का अपना एक्सपीरियंस बताइए, ये प्ले है क्या? ये सर, ये मुझे लगता है ये खेला है जो हर एक इंसान अपनी लाइफ में खेल रहा है। चाहे वो माँ हो, बाप हो, बेटा हो, यार हो, दोस्त हो, बीवी हो, प्रेमिका हो, कोई भी हो, हर एक की लाइफ में एक खेल चल रहा है। और मुझे लगता है सबकी लाइफ में ऑलमोस्ट एक जैसा ही खेल होता है। वो थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, बट सबके एस्पिरेशंस होते हैं, सबके डिज़ायर्स होते हैं। उन डिज़ायर्स को रोकने वाले लोग होते हैं और उस डिज़ायर पर आगे बढ़ने के लिए आपकी ज़िद होती है। आई थिंक ये पूरा प्ले उसी के बारे में है कि कैसे एक इंसान अस्पायर करता है कुछ बनने के लिए लाइफ में, और कैसे हर तरह के रुकावटों के बावजूद वो वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने एफर्ट्स मारता है। ऑल्सो क्योंकि बॉलीवुड, हिंदी फिल्मों का एक बहुत असर रहता है सभी की लाइफ में, खासकर जो हिंदुस्तानी लोग हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी रहा होगा। मेरे पिताजी अमिताभ बच्चन के फ़ैन थे, उन्होंने मेरे को हमेशा बच्चन की ही फिल्में दिखाई और कुछ दिखाया ही नहीं। तो शायद वहाँ से भी एक असर मेरे अंदर रहा है। तो मुझे हमेशा से लगता था कि कभी कुछ ऐसा बनाया जाएगा जो पूरी तरह से एंटरटेनमेंट होगा और लोगों को पसंद आएगा, और कहीं शायद एक छोटा सा ट्रिब्यूट टू ऑल दोज पीपल जिनकी वजह से शायद लोग इस इंडस्ट्री को और इस काम को थोड़ा जानते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से सभी का एक्सपोजर शुरू होता है फिल्मों से, बाद में थिएटर तक पहुंचता है। कहीं ना कहीं सभी को इंस्पायर तो अमिताभ बच्चन ही कर रहे होते हैं। और मैंने देखा भी है, हर इंसान जो इस फील्ड से जुड़ा है, जो नहीं भी जुड़ा है इस फील्ड से, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक एक्टर है, और वो हमेशा अपने अच्छे माहौल में, सुकून के पलों में ये बात बोलता है कि यार हमने भी कभी सोचा था, हमने भी कभी किया था, हमने भी कभी ऐसे एक्सपीरियंस किया है। तो कहीं सभी का एक ड्रीम है
ये ड्रीम जो है ये हर तरह का ड्रीम हो सकता है, नॉट सिर्फ कि मैं एक्टर बनूं, मैं हीरो बनूं, मैं स्टार बनूं, कोई भी ड्रीम हो सकता है। मेरे लिए ये बच्चन वो ड्रीम है जो सबका ड्रीम है और सब उसके लिए हाथ पैर मार रहे हैं। फिर उनको कहाँ सुकून मिलता है, नहीं मिलता है, ये इसकी कहानी और इसके सारे हेर फेर में छुपा हुआ है। सर्कस है। बिल्कुल सर्कस है। तो बहुत शुक्रिया मोहित त्रिपाठी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया और हम लोग ये कुछ बातें चंद कर पाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, कुछ और मुद्दों पे हम लोग बातें करेंगे। आपने शो देखा, आपके आने और हमारे बैठने, बात करने और आपके शो को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मैं तो कब से आपको फॉलो कर रहा हूँ, मैं कब से आपको देखता हूँ, बस वो ये कि किस्मत ने इस तरह से मिलाना था तो हम मिल गए। बहुत शुक्रिया। ये थे मोहित त्रिपाठी, राइटर, डायरेक्टर और एक्टर। लिसन विद इरफान में बस इतना ही। सुनते रहिए लिसन विद इरफान। मिलेंगे अगले मेहमान के साथ बहुत ही जल्दी।